Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये नहीं पढ़ा है तुमने? नाला थे तुम लोग सब। सीबीएसई मतलब एकदम चबाऊ सिलेबस हो गया है। ओके चलिए भाई साहब, इसको करते हैं अपन कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अभी हम एक्चुअली करेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस पे खिंचाव तनाव, ठीक है, जो होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो अभी समझो, आप एक लेट से एक बीकर लिया है आपने। ठीक है, ये समझ लो भाई साहब एक बीकर है, इसमें पानी है। ठीक है, इस पानी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लेवल होता है इसका, नहीं ना, ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि नहीं? हाउ वुड यू कॉम्प्रीहेंड टू दिस वन? ये इस तरीके का जो होता है, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस लाइक दिस वे? ये क्यों होगा, ऐसा क्यों है? ये लेवल आपको स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन कोनों में आपको ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे बीकर में मरकरी भर दूं तो आपको उल्टा दिखेगा, ऐसे ऐसे। यू विल सी इट लाइक दिस। आप अगर थर्मोमीटर देखते हैं, थर्मोमीटर में कुछ ऐसा ही होता है। देखो, जो थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें ग्लास के अंदर जो मरकरी भरा रहता है वो आपको ऐसे दिखेगा। देखो, इट विल बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो ये ऐसे का शेप और ऐसे का शेप क्यों हो रहा है? तो इसको हम बोलते हैं कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस मतलब क्या होते हैं भाई साहब? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल्स, अभी देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की तरफ एक अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो समझ लो ये फ्लूइड है, ये कोई फ्लूइड सरफेस है, यहाँ पे भाई साहब एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ। अभी देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अपने तमाम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ इसका एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है? ये कोहेसिव फोर्स अपन इसको बोलेंगे, दिस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ कोहेशन अमॉन्ग्स द मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स में ये कोहेसिव फोर्स थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियसली भाई साहब, सॉलिड्स में सारे मॉलिक्यूल्स एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, मतलब इनके अंदर जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लिक्विड्स में ये फोर्स जो है तो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। ठीक है, एडहेसिव फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं अब इसमें। ठीक है, तो मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था वो ये था कि एक ही लिक्विड जो वाटर है वो आपको ऐसे दिखती है
और दूसरा लिक्विड मरकरी जो आपने ग्लास में भरा है उसका लेयर आपको ऐसे दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को समझिए, ठीक है। सो कोहेसिव पोर्स, मतलब अगर आप थियरी देखेंगे तो थियरी में, तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट these two beakers, ठीक है। one is filled with mercury and the other one is filled with let's say water, ठीक है। तो वाटर से जो ग्लास भरा हुआ है आपका, वाटर से जो ग्लास भरा हुआ है उसका लेवल आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। और मरकरी से जो भरा हुआ है वो आपको ऐसे दिखेगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है। ये वाला प्लेन लेवल लेगा, लेकिन एक आपको इस तरह से इंक्लिनेशन दिखेगा, एक में इस तरह से इंक्लिनेशन दिखेगा। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक होता है आपका कोहेसिव और एक होता है भाई साहब आपका एडहेसिव, ठीक है। एडहेसिव शब्द को समझने में अगर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आपको मालूम है कि जितने भी गम्स होते हैं आपके, ठीक है, इंग्लिश वाला गम, हिंदी वाला नहीं, ठीक है। तो गम जो होता है वो क्या होता है, उसका एडहेसिव फोर्स होता है, वो चिपकने का उसका एक फोर्स होता है। फेविकॉल हो गया या कोई लोकल गम हो गया तो उसका एक चिपकने का फोर्स होता है, तो एडहेसिव इसको बोलते हैं। मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, एक दूसरे को तरफ खिंचाव की, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना भाई साहब, और यहाँ पे क्या है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। आपस में मरकरी मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। मरकरी मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। नहीं, ग्लास मॉलिक्यूल और मरकरी मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स विल बी हैपनिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एडहेसिव फोर्स विल हैपन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है ये? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। मरकरी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव, नहीं कोहेसिव। सेम है ना भाई साहब, सेम मतलब मरकरी तो मरकरी, एक मरकरी का मॉलिक्यूल दूसरे मरकरी के मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से खींच रहा है उसको अपन बोलेंगे कोहेसिव, ठीक है। अभी ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, एडहेसिव। मरकरी और ग्लास के बीच में जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, एडहेसिव, ठीक है। ओके, अभी इस चीज को समझते हैं, ठीक है। यहां पे आते हैं, देखो इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो समझ लो ये है और ये आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, क्लियर है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे जो मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये वाला मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आ रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल्स का इसके साथ कैसा फोर्स है भाई साहब, कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव, ठीक है। और ये ग्लास भी इसको खींच रहा है, ये कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव। एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाए तो लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये इसके वजह से इसको अपन बोलते हैं मिनिस्कस, इसको अपन बोलते हैं मिनिस्कस। तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, मरकरी में देखो आपका ऐसा हो रहा है ना, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। यहां पे आपका, अभी इस मरकरी के एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में भाई साहब आपका ग्लास का एक फोर्स है, ठीक है, और मरकरी के दूसरे मॉलिक्यूल्स का कौन सा फोर्स होगा भाई साहब, कोहेसिव फोर्स। तो यहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स से, इसीलिए इस तरह का मिनिस्कस बन रहा है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो एक ही बीकर में जब आप वाटर को रख रहे हैं तो आपको ऊपर का लेवल ऐसे मिल रहा है, और उसी बीकर में जब आप मरकरी को रख रहे हैं तो आपको लेवल ऐसे मिल रहा है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास। और इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं, द एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? क्या ये मामला समझ में आ रहा है? यही है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की कहानी। हालांकि भाई साहब आप डेफिनेशन वाइज इसी को लिखेंगे, ठीक है। इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन दैट इंक स्टिक्स टू पेपर व्हाइल राइटिंग। अगर आप देखोगे इंक जो आप इस्तेमाल करते हो वो पेपर पे स्टिक हो जाता है जब आप किसी पेन से लिख रहे हो। इन्होंने लिखा है, देखो फिजिक्स लिखा है भाई साहब, ये स्टिक हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि भाई साहब देयर इज अ फोर्स ऑफ एडिशन, एक एडिसिव फोर्स के वजह से ये इंक जो है तो पेपर पे चिपक गया है, ठीक है। वाटर वेट्स द वॉल्स ऑफ इट्स ग्लास कंटेनर बिकॉज द फोर्स ऑफ एडिशन। अगर आप यहाँ पे समझ लो आपने वाटर लिया, ठीक है, और पूरा पानी फेंक दिया, ठीक है, आपको फिर भी उस बीकर में थोड़ा बहुत वाटर दिखेगा, समझ में आ रहा है ये?
भीगा हुआ रहेगा वो। आपने इस पूरे पानी को फेंक दिया तो लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है, इस पूरे पानी को अगर आपने फेंक दिया तो भी अंदर ही अंदर थोड़ा सा भीगा हुआ दिखेगा। अगर इस मरकरी को फेंक दोगे ना, एक ड्रॉप मरकरी तुमको नहीं दिखेगा अंदर, एक ड्रॉप मरकरी तुमको नहीं दिखेगा। वाई? क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स है, ये पूरे सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब इसने कुछ मॉलिक्यूल्स को पीछे रख दिया है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? सो एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज मोर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, ठीक है। जिसके वजह से मरकरी को अगर तुम खाली करोगे तो पूरा सफाचट खाली हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे भाई साहब आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पे वाटर वेट्स द वॉल्स ऑफ इट्स ग्लास कंटेनर बिकॉज द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास is greater than the force of cohesion between the water molecules. Clear है? Clear है भाई साहब? On the contrary, mercury does not wet glass because the force of cohesion between the water molecules is much more greater than the force of addition between mercury and glass. क्या ये समझ में आ रहा है? Cohesive adhesive force? नहीं, 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 हाँ के लिए नहीं कि नहीं के लिए हाँ, ओके, नहीं समझा, ओके। तो देखो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है आपके एक ही चीज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर फोर्स, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एक और दूसरे के बीच, मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो अगर मैंने एक बीकर में भाई साहब वाटर भरा है तो वाटर के आपस के मॉलिक्यूल्स में, ये पन्ना कहाँ लहरा रहे हो गया है तुम्हारा? तो क्या अभी पद्मश्री दिए हैं? तो ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स एंड द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। क्या इतना समझ में आ रहा है? ओके, नाउ व्हेन यू फिल इट विथ वाटर एंड व्हेन यू फिल इट विथ मरकरी, आपको ऊपर का लेयर देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे, और मरकरी का लेयर आपको ऐसे दिखेगा। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि हम इसको देखते हैं, समझ लो इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम देखें तो इस एक मॉलिक्यूल पे भाई साहब यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स का क्या है? कोहेसिव फोर्स है, लेकिन वाटर का इसकी तरफ क्या है भाई साहब? एडहेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए थोड़ा सा आपको चढ़ाव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एजेस में आपको थोड़ा सा भाई साहब ऐसा दिखेगा मेनिस्कस, थोड़ा सा ये लिक्विड अपने आप ही ऊपर उठ गया है। क्यों उठ गया है? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ये लिक्विड जो है ग्लास के बहुत करीब है और ग्लास इसको खींच रहा है, और ग्लास का जो खिंचाव है वो उसके बाकी के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। मतलब सिंपल साइंटिफिक टर्म्स में बोलेंगे, द एडहेसिव फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय ग्लास on the water molecules is more than the cohesive force that exists between the water molecules, because of which you will see the meniscus developing like this, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला cohesive force आपका ज़्यादा है। मरकरी में क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मरकरी का खुद का cohesive force ज़्यादा है, जिसके वजह से वो ऐसे जाना चाहिए था। देखो, किसी भी लिक्विड का लेवल कैसे होना चाहिए? किसी भी लिक्विड का लेवल भाई साहब ऐसे ही होना चाहिए, सिंपल, इट शुड नॉट फॉर्म एनी मिनिस्कस। लेकिन ये मिनिस्कस का फॉर्म होना इसलिए होता है क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ग्लास कंटेनर एंड द लिक्विड। ग्लास कंटेनर हो गया या कोई और भी कंटेनर हो गया, उनके बीच में एक एडहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। और इसी एडहेसिव फोर्स के लिए या तो ये ऐसे होगा या तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और मरकरी में क्या हो रहा है भाई साहब? आपका कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है, तो मरकरी के मॉलिक्यूल जो है तो उसको ज़्यादा जोर से खींच रहे हैं, ना कि ग्लास के मॉलिक्यूल्स, इसीलिए आपको इस तरीके का मिनिस्कस मिलेगा, ठीक है। When you empty a glass container which is filled with water, you will see certain amount of droplets of water in the container. Why? Because due to the strong adhesive force of glass that is exerted on water, these molecules will stay behind. However, when you empty a glass piece that contains mercury, you will hardly find any traces of mercury, ठीक है, because the cohesive force of mercury is far more stronger than the adhesive force exerted by the glass on mercury. क्लियर है? वो आपको सफा चट दिखेगा, क्लीन दिखेगा वो, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम व्हाट इज कोहेसिव एंड व्हाट इज एडहेसिव, ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूलर रेंज, it is the maximum distance up to which a molecule can exert some appreciable force of attraction on other molecules, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब एक कोई लिक्विड है और इसमें भाई साहब कोई मॉलिक्यूल है, तो कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे
ये अपना कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपना एक कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। सो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम अप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। तो बाकी के मॉलिक्यूल्स पे भाई साहब कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर सकती है। इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में इतना होता है भाई साहब इसका, ठीक है। ओके, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अ स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड विद अ रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप मतलब ये आपका मॉलिक्यूल है और समझ लो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है भाई साहब, ठीक है, इतनी दूर तक इसका फोर्स है, तो इसको अपन बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। While studying the behavior of a molecule under the influence of cohesive forces, we need to consider only the molecules lying in the sphere of influence. तो जब आप cohesive force के बारे में पढ़ रहे हैं, cohesive force एक मॉलिक्यूल का भाई साहब cohesive force कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उसका स्पीयर रहेगा। अभी यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, तुम क्या कोहेसिव फोर्स पढ़ोगे भाई साहब, इसके कोहेसिव फोर्स के रेंज के दायरे के बाहर है, तो ये वहाँ तक जा ही नहीं सकता, तो क्या फोर्स की स्टडी करोगे, ठीक है। तो इसीलिए while studying the behavior of a molecule under the influence of cohesive forces we need to consider only the molecules lying in its sphere of influence. तो surface film हम किसको बोलते हैं, a thin film of liquid near its surface having thickness equal to the molecular range of that liquid is called the surface film, ठीक है। एक फिल्म जैसे वो क्या होता है ना, वो बच्चे लोग खेलते हैं, वो साबुन के पानी में डुबोते हैं, टुर टुर बना वो ये जाता है ना, बबल जाता है, ठीक है। तो वो बबल क्या है, बेसिकली एक थिन फिल्म है, ठीक है, वो भी आपके कोहेसिव फोर्स से डेवलप हुआ है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। मतलब ये बबल है ना, देखो एक साबुन का बुदबुदा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या है भाई साहब, ऐसा प्रेशर से डेवलप हुआ ये, है ना। तो यहाँ पे ये तब तक भाई साहब आप इस पर ज़्यादा फूकने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फुट से फूट जाएगा, ये है कि नहीं। एक पर्टिकुलर सरफेस टेंशन पे वो डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोहेसिव और एडेसिव फोर्स जो है वो सेम हो जाएगा। देखो कैसे, समझो इस चीज़ को, एक समझ लो ये बबल बना, आपने जो बनाया साबुन का, अंदर क्या है, एयर एक डिफरेंट फ्लूइड है, और ये साबुन का जो बुदबुदा है वो एक डिफरेंट फ्लूइड है, ठीक है। इनके बीच में क्या रहेगा भाई साहब, एक एडेसिव फोर्स रहेगा, ठीक है, और इसके खुद के बीच में क्या रहेगा भाई साहब, कोहेसिव फोर्स रहेगा। कोहेसिव फोर्स की कोशिश होगी कि इसको फोड़ दें, और एडेसिव फोर्स का भाई साहब क्या होगा, एडेसिव फोर्स की अगर समझ लो एक बहुत बड़ा सा बबल आता है तुम्हारा, फोड़ देता हूँ मैं, तो तुम्हारे फेस पे उसका छींटा आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे यहाँ पे, ये पार्टिकल्स कोलैप्स करके आपके ऊपर गए हैं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स हैव कोलैप्स्ड, ये आपके कोहेसिव फोर्स के वजह से कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जब आप वैसे फुलाते जा रहे हैं, फट से फट जाएगा वो, है ना। क्यों होगा, क्योंकि जब आप उसको फुला रहे हैं तो भाई साहब इसका कोहेसिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, और कोहेसिव फोर्स जैसे ही एडेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो फूट जाएगा वो, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसको अपन बोलते हैं सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म बहुत सारे तरीक़ों से होता है, ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो आपने देखा है, आप ऐसे भी सरफेस फिल्म बना सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत पतला सा तार लेना पड़ेगा आपको, एक बहुत पतला सा तार, ठीक है, मतलब ऐसे एक तार को आपने ऐसे कर दिया, देखो ऐसे यू की तरह कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक तार को रखिए जिसको आप ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को लेकर जाइए एक पानी के या वो मतलब साबुन वाले पानी में, जिसको आप ऐसे फुर बना देते हैं, ठीक है, वैसे पानी में आप लेकर जाइए और इसको आप ऊपर लाइए, तो आप देखेंगे भाई साहब यहाँ पे भी वैसा ही एक बबल सा एक लेयर थिन फिल्म बन गया है। और इसको भाई साहब आप अगर खींचते जाएंगे, एक टाइम आएगा जैसे खींचेंगे फूट जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को आप एक सिंपल एक तार है, देखो सिंपल एक तार है, और इस तार को आपने भाई साहब डुबोया है साबुन पानी में, और इसको जैसे उठाएंगे आपको एक फिल्म मिलेगा यहाँ पे, एक थिन फिल्म ऑफ सोप बबल, एंड व्हेन यू बेसिकली स्ट्रेच इट, ठीक है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट बस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी भाई साहब एक फिनोमिना है, इसको अपन बोलते हैं सरफेस फिल्म। अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ दैट लिक्विड इज कॉल्ड अ सरफेस फिल्म, ठीक है। ये फूटेगा क्यों, क्योंकि देखो जब आप इस तार को खींचेंगे ना ज़्यादा, जैसे आप ज़्यादा फुलाने जाएंगे उसको तो फूट जाएगा वो, इसी तरह से इसको भी जैसे अगर आप ज़्यादा खींचने जाएंगे तो फूट जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि समझो यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल ने सारे को भाई साहब अट्रैक्ट करके रखा है कोहेसिव फोर्स से, तो जैसे ही आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, इसका एक सेंटर है ना भाई साहब, इसका एक रेडियस है, देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो
तो आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, मतलब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा, तब वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको वो भाई साहब मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे ही आप उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाओगे वो फूट जाएगा। ठीक है, ओके, सो दैट इज हाउ द सरफेस फिल्म इज। ठीक है, ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब सरफेस टेंशन की। ठीक है, स्टील नीडल मे बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर। हो गया सबका? हाँ, एक ही जन हाँ बोल रहा है, 1 2 3 4। कुंजा, कुंजवा नहीं हुआ है तो तुम इधर उधर ज्यादा चतुराई क्यों कर रहे हो? ऐ आरुष, हो गया है? संकेत हो गया है? कृष्ण माते तो हो ही गया रहेगा भाई साहब। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब सरफेस में टेंशन। ठीक है, खिंचाव तनाव जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेस जो होता है वो आपका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसको समझने के पहले। आप जैसे ये बारिश के समय पे जहाँ पानी इकट्ठे होने लगता है तो वहाँ पे मच्छर होता है ना? तो आप देखोगे वो सिडकों से लोग आते हैं, कुछ तो करके जाते हैं ऐसा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। वो एक ट्यूब सा होता है, उनके पीछे एक सिलेंडर सा होता है, टुक टुक टुक, क्या करते हैं वो बेसिकली, व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली स्प्रेडिंग केरोसिन। और मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, सो ये जो समझ लो एक पानी, ठहरा हुआ पानी है। अभी मच्छर जो होता है वो अपने अंडे कहाँ देगा भाई साहब? हाँ, गंदे पानी में नहीं, ठहरे हुए पानी में। गंदे पानी में देगा। ज़्यादा करके पानी गंदा कब होता है? जब वो ठहरा हुआ हो। जो पानी बहता हुआ पानी है उसमें गंदगी जमा नहीं हो पाती है। जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स बहते हुए हैं तो इसीलिए उसमें गंदगी उतनी जमा नहीं हो पाती है। लेकिन अगर पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स देखेंगे आप तो वो ज़्यादा गंदे होने की संभावना है, क्योंकि वो एक जगह पे ही हैं, वो और कहीं जा नहीं पा रहे। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है, मतलब ठहरे हुए पानी पे, मतलब वाटर विच इज़ नॉट मूविंग, विच इज़ स्टैग्नेंट। सो व्हाट विल हैपन हियर, तो यहाँ पे ना वाटर का एक टेंशन बना रहता है, कभी भी ऊपर वाले सतह पे एक टेंशन बना रहता है। अभी ये टेंशन क्यों बना रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं समझ लेते हैं। तो ये समझ लीजिए ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से ये लोअर लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? ये लोअर लेवल के मॉलिक्यूल, तो एक लोअर लेवल के मॉलिक्यूल पे इधर वाला एक मॉलिक्यूल खींच रहा है उसको, इधर वाला मॉलिक्यूल, इधर वाला मॉलिक्यूल, ऊपर वाला मॉलिक्यूल, चारों तरफ से खींच रहा है भाई साहब। ठीक है, इस लेवल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बीन पुल्ड बाय ऑल। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। ये हो गया भाई साहब। लेकिन जो मॉलिक्यूल भाई साहब आपका इधर है उस पर सिर्फ नीचे का फोर्स है। समझ में आ रहा है? ये तो वो तना हुआ है भाई साहब, और इसी खिंचाव तनाव के वजह से भाई साहब एक टेंशन बन जाता है इसमें। समझ में आ रहा है? देखो इसको सोचो, एक भाई साहब स्ट्रिंग है, ऐसे ही भाई साहब ऐसा स्ट्रिंग है। जैसे ही भाई साहब आपने स्ट्रिंग को भाई साहब एक, अभी कुछ है नहीं है इसमें, लेकिन जैसे आपने उसमें कोई वेट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये इट विल बिकम टॉर्क। व्हाई? क्योंकि एक टेंशन डेवलप हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो रहा है। अभी तक कोई फोर्स नहीं था, वो भाई साहब हवा में डुलवा रही है भाई साहब। ठीक है, लेकिन जैसे आपने भाई साहब उसमें कोई वेट लगा दिया तो उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स। एक रिजल्टेंट फोर्स इसमें आ गया है। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देखो, ये वाला जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, नीचे वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, साइड वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई टेंशन डेवलप होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है उस पर भाई साहब एक फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, और लेट्स से एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ। क्या इसको अपना बैलेंसिंग मिल रहा है? इसको चाहे चलो मिल गया, लेकिन इसको अपना बैलेंसिंग नहीं मिल रहा है, इसको अपना बैलेंसिंग नहीं मिल रहा है, तो क्या ही हो जाएगा भाई साहब? इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। और ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में सब में जो टेंशन, इसीलिए देखो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस से होता है। ठीक है, वो हमेशा सरफेस से होगा। आप जब चाय को रखते हो ठंडी क्यों हो जाती है? मतलब देखो चाय को कप में रखा है तो ठंडी होगी कुछ देर बाद, लेकिन चाय को आप प्लेट में रख दोगे जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? उसी कप को आपने भाई साहब जो चाय था उसको आपने स्प्रेड आउट कर दिया है, मतलब इसके सरफेस को बढ़ा दिया है। मतलब ये सरफेस से मॉलिक्यूल्स भाई साहब इवेपोरेट,
क्यों हो रहे हैं ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट? क्योंकि इनमें कोई एक मतलब सारे इस तरफ खींच रहे हैं, तो ये भाई साहब इस तरफ अनबैलेंस फोर्स है जिसकी वजह से ये उड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे भाई साहब किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर एक खिंचाव तनाव रहेगा, ठीक है। खिंचाव और तनाव, जैसे किसी यादव का किसी तुलसी के लिए खिंचाव तनाव है ना, तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये खिंचाव तनाव भाई साहब बना रहेगा और इस खिंचाव तनाव को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन, ठीक है। अभी आते हैं हम सिडको के पास। सिडको वाले क्या कर रहे थे भाई साहब? अभी केरोसिन डाल रहे थे। तो केरोसिन क्यों डाल रहे हैं इसको समझ लीजिए। मच्छर जो होते हैं भाई साहब वो अंडे देते हैं, और वो अंडे कहाँ पे देते हैं? ऐसे ठहरे हुए पानी पे, ठीक है। ये ठहरे हुए पानी पे अंडे देते हैं। मच्छर के अंडे जो है वो चूजे तब बनेंगे, चूजे मतलब क्या, उसका जो लावा जो है या इसके बच्चे तभी होंगे इन अंडों से फूटकर जब वो फ्लोट कर रहे हों। अगर ये अंडे डूब जाएं तो खराब हो जाएंगे। समझ में आ रही है? मच्छर के अंडे जब तक फ्लोट कर रहे हैं तब तक वो अच्छे रहेंगे और उन्हीं से ब्रीडिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये अंदर डूब जाएं तो नहीं हो पाएगा। ये जो केरोसिन छिड़कते हैं ये लोग, केरोसिन के छिड़कने से क्या होता है? ऊपर का जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है। अभी देखो वाटर का एक सरफेस टेंशन है जिसके वजह से ये मच्छर के अंडे उस पर फ्लोट हो रहे हैं। जब आपने उसमें केरोसिन डाला तो वाटर का सरफेस टेंशन ढीला पड़ गया जिसकी वजह से ये अंडे नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है? ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सरफेस लेवल पे जो टेंशन डेवलप होता है वो एक रिजल्टेंट फोर्स के वजह से होता है। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक रिजल्टेंट फोर्स है जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होता है, एक खिंचाव बना रहता है, ठीक है। आपका कोई भी सरफेस तना हुआ सरफेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है उस लेयर पे उसके ऊपर नीचे का फोर्स तो है लेकिन ऊपर का फोर्स नहीं है। इसका मतलब उन पे एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाउ सरफेस टेंशन डेवलप्स, ठीक है। A steel needle may be made to float on water through the steel is more dense than water. एक स्टील नीडल ले लो भाई साहब, स्टील भाई साहब आपका डेंसिटी इसका वाटर से ज्यादा है, लेकिन आप उसको बेसिकली फ्लोट करा सकते हैं वाटर में। कैसे? ठीक है, देन वाटर, दिस इज बिकॉज द वाटर सरफेस एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड सपोर्ट्स द नीडल। कभी कभी ये भाई साहब एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक, तबला देखा है भाई साहब? तबला, तबला क्या होता है? वो जो चमड़ा होता है उसको खींचा है हमने, है ना, जिस स्किन से बना हुआ है, जिस मेम्ब्रेन से बना हुआ है उसको खींचा हुआ है और तब जाके उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। उसको आप छोड़ दीजिए, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब एक फ्लैश के पीट को, अगर एक फ्लैश के पीस को आप बीट करोगे, एक चमड़े को अगर कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको खींच के आप बीट करो, जैसे हाथों से ताली की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच्ड है, इसीलिए आपका आवाज़ आ रहा है। आप ऐसे कोई दूसरे जगह पे करोगे तो आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस स्किन इज डिफरेंट, दिस स्किन इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, इसीलिए ये आवाज़ आ रहा है। तो आपका जो ये तबला होता है, तबले का भी भाई साहब यही है, वो खींचा हुआ है, ये पूरा पूरा खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके मेम्ब्रेन्स होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो एक नीडल को बड़े आराम से अगर वाटर के सरफेस पे आप रखोगे ना तो वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर का अभी आप ऐसे ढंग से रखोगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीडल स्टील से बना हुआ, स्टील की डेंसिटी भाई साहब वाटर से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसको वाकई में बैलेंस करना चाहते हो ना तो आप उसको आराम से बैलेंस कर सकते हो, बहुत आराम से अगर रखोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। A steel needle may be made to float on water though steel is more dense than water. This is because the water surface acts as a stretched elastic membrane and supports the needle. अपने surface tension की वजह से ये इसको support कर रहा है, ठीक है। Surface tension is the property by virtue of which the free surface of a liquid at rest, ये free surface है of a liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy the minimum surface area. अभी इसको समझिए, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ऊपर का जो लेवल है उसमें एक फोर्स आपका बैलेंस्ड नहीं है, समझ में आ रहा है? ये भाई साहब आपका लिक्विड है, ठीक है, ये भाई साहब आपका ऊपर का लेयर है, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब बैलेंस फोर्सेस हैं, है ना, तो इसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके भाई साहब नीचे वाले फोर्स तो हैं लेकिन ऊपर वाले फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या होंगे, ये इनका एक रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है, तो मतलब हर एक मॉलिक्यूल में एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जिसके वजह से ये ऐसा एक दूसरे से और ज़्यादा चिपकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देयर इज अ रिजल्ट। देखो ये वाला मॉलिक्यूल ना हिलेगा ना डुलेगा, इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है,
इस वाले मॉलिक्यूल में एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, और इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये क्या करेंगे भाई साहब, ये स्क्वीज होने की कोशिश करेंगे। बहुत कायदे तरीके से अगर आप देखोगे, समझ लो ये वाला जो लेयर है ना, ये ऐसे होने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये ऐसे होने की कोशिश करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? इट विल ट्राई टू स्क्वीज डाउन। सो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन को अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा ही आपका लिक्विड का सरफेस भी है। इसमें भाई साहब जो ऊपर का लेवल है वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस फोर्सेस से बना हुआ है। अनबैलेंस फोर्सेस से बना हुआ तो वो एक दूसरे को, एक मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को खींचेंगे और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट दे विल टेंड टू डू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, surface tension is the tendency of liquid molecules at the surface of any liquid in which they behave like a stretched membrane which when released will show a tendency to contract। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ऊपर का लेयर है वो हमेशा एक तनाव में है, एक खिंचाव में भरा हुआ है। ठीक है, as shown, imagine a line AB on a free surface of a liquid. The small elements of the surface on the line are in equilibrium because they are acted upon by an equal and opposite forces acting perpendicular to the line from the either side। तो एक लाइन है भाई साहब, ठीक है, इसमें भाई साहब the force acting on this line is proportional to the length of the line। If L is the length of the imaginary line and F is the total force on either side of the line, तो आप देखोगे भाई साहब ये लाइन है, ये लिक्विड है, देखो लिक्विड, ये लिक्विड का ऊपर ही हिस्सा है, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं और आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स जो ऊपर सतह में हैं उनके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल्स अभी क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल भाई साहब ये सब में खींचेंगे। अगर मैंने इनमें से कोई एक लाइन ड्रॉ किया तो ये वाले लाइन पे भाई साहब क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ लग रहा है। ठीक है, सो अपन क्या बोल सकते हैं, जितना बड़ा लाइन आप ड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा फोर्स है कि नहीं। इतना छोटा सा लाइन ड्रॉ किया था तो 2 मॉलिक्यूल्स का, इतना बड़ा लाइन ड्रॉ किया तो 4 मॉलिक्यूल्स का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो सरफेस टेंशन से जनरेटेड फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये भाई साहब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल और सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एल। तो इसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? ठीक है, surface tension is force per unit length। clear people? ठीक है, surface tension is measured as the force acting per unit length on an imaginary line drawn on the liquid surface, the direction of force being perpendicular to its line and tangential to the liquid surface। तो units and dimensions भाई साहब आपका surface tension क्या हो जाएगा, surface tension होता है force upon length, तो that will be Newton per meter। अभी अगर CGS यूनिट देखोगे तो डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट विल बी MLT-2 अपॉन L। तो ये हो जाएगा MT-2। क्लियर। ठीक है, ओके, तो अभी आते हैं भाई साहब, देखो ये वाला मॉलिक्यूलर थियरी है सरफेस टेंशन का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप समझो ये एक लेयर है PQRS, ये एक लेयर ऑफ लिक्विड है और आपने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है। इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इसमें नीचे की तरफ सारे फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस मॉलिक्यूल को देखो, सारे डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, PQRS इज अ सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड। कंसीडर द मॉलिक्यूल A वेल इनसाइड। अगर जो अंदर है, ठीक है, इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। भाई साहब ये सारे डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। इधर वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है। ठीक है, तो वो भाई साहब अपने जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि उसके पे फोर्स नहीं लग रहा रिजल्टेंट। lying in the sphere of influence, net force on such a molecule is 0। तो आपका भाई साहब इस net force on such a molecule is 0। Now consider a molecule B। अगर ये molecule है lying inside the surface of the film, if its sphere of influence lies partly outside, तो sphere of influence partly outside है, this molecule experiences less force upward and more force downward। तो इस पे भाई साहब एक force लगेगा downward की तरफ। ठीक है, by the molecules in its sphere of influence। more for molecule C, half of its sphere भाई साहब ऊपर है, ठीक है, और हाफ नीचे है। ठीक है, स्प्लिंट्स लाइज अबव द सरफेस, द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन सच मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। ठीक है, सो इस तरह से आपके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप समझ लो
ये एक भाई साहब आपका रॉड है, ठीक है, और आप लोग सब इसको ऊपर बंदर की तरह पैसा पैसे लटक रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टूट के नीचे गिर जाएगा भाई साहब, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। ये एक रॉड है भाई साहब जिसको फिक्स किया है और सब बंदर की तरह से इस पर नाच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, धम से नीचे गिरेगा भाई साहब टूट कर, है ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो ये भी एक लेयर है और इस लेयर में सारे जो मॉलिक्यूल्स है इस पे भाई साहब क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, समझ में आ रहा है। ये जैसे आपका टूट के गिर जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है, तो क्योंकि ये लिक्विड लेयर है दिस विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, और यही है सरफेस टेंशन, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो ये जो सरफेस टेंशन है ये सरफेस फिनोमिना है वेर इन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। Understand the reason? Because there is a resultant downward force on all the molecules which are at the surface. Are we clear on this one people? Comprehend कर पा रहे हैं इसको, ठीक है, okay. So needle supported on water surface. अगर आप देखोगे एक छोटा सा नीडल रखा है आपने, बहुत हल्का सा, ठीक है, नीडल ऑब्वियसली हल्का ही होगा, टेक अ ग्रीस नीडल ऑफ स्टील और अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर समझते हैं हम लोग, बहुत यूज़ करते थे क्योंकि ओके, तो हम लोग बेसिकली वो वाले पेन से लिखते थे हमारे टाइम पे, वो इंक वाला पेन, आपने देखा है क्या इंक वाला पेन, तो इंक वाले पेन का एक निब होता है और उस निब से इंक जाता है, कभी कभी हमारी हरकतों के वजह से वो निब टूट जाता था या उसको हमने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया तो उसमें से ज़्यादा इंक निकलने लगता था, और ज़्यादा इंक निकलेगा तो वैसा कहाँ जाएगा, कॉपी किताब में जाएगा, तो हम ब्लोटिंग पेपर यूज़ करते थे। ब्लोटिंग पेपर मतलब जैसे उसके ऊपर डालेंगे तो वो पूरा सोक कर लेगा इंक को, ठीक है, फैलने नहीं देगा उसको। तो दिस वाज जनरली यूज्ड इन आवर टाइम्स बिकॉज वी यूज्ड टू यूज इंक पेन्स। टेक अ ग्रीस नीडल ऑफ स्टील और अ पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर एंड प्लेस इट जेंटली ओवर द, टिश्यू पेपर की तरह ही होता है वो, एकदम सोक कर लेता है, ठीक है, ओवर द वाटर सरफेस। ब्लॉटिंग पेपर सोक्स वाटर एंड सून सिंक्स डाउन, ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर भाई साहब खींचेगा टिश्यू पेपर की तरह, वो पानी को खींचेगा और नीचे चला जाएगा, ठीक है, मतलब कैसा है, देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे ये है एक बीकर और इसमें है पानी, इस पानी के ऊपर आपने क्या रखा है भाई साहब, ब्लॉटिंग पेपर रख दिया, तो ये ब्लॉटिंग पेपर रखा और इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आपने एक नीडल रख दिया, एक नीडल, ठीक है, एक नीडल रखा है। ये ब्लॉटिंग पेपर क्या करेगा भाई साहब, पानी सोक करेगा और ये नीचे चला जाएगा, भारी हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये नीडल यहाँ पे रह जाएगा। नीडल को ऐसे प्लेस करने जाओगे तो शायद ना रहे, लेकिन उसको प्रॉपर्ली तुम ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर प्लेस करो, कुछ देर बाद ब्लॉटिंग पेपर पूरा पानी सोक कर लेगा, भारी हो जाएगा और अपने आप नीचे चला जाएगा, लेकिन ये नीडल भाई साहब तैरता रह जाएगा। और ये नीडल इसलिए तैर रहा है क्योंकि सरफेस टेंशन, ठीक है, जो लिक्विड का एक सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ है उसके वजह से ये तैर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। प्लेस इट जेंटली ओवर द वाटर सरफेस, ब्लॉटिंग पेपर सोक्स वाटर एंड सून सिंक्स डाउन बट द नीडल कीप्स ऑन फ्लोटिंग। ये जो नीडल है वो फ्लोटिंग करेगा। The floating needle causes a little depression. The forces F and on the surface tension of the curved surface are inclined as shown. तो आप देखो ये जो floating needle है ये ऐसा है भाई साहब, देखो इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F और इधर एक फोर्स लग रहा है F, जिसका रिजल्टेंट होगा इस तरफ, और ये रिजल्टेंट इस W के साथ बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि कोई भी स्टेशनरी बॉडी में रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो होगा। एंड हाउ इज दिस गोइंग टू एक्ट, तो आपका भाई साहब इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया F विच विल बैलेंस द वेट, ठीक है, ओके। द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू फोर्सेस सपोर्ट द वेट ऑफ द नीडल। तो ये दो फोर्सेस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये सपोर्ट कर रहा है किसको, नीडल के वेट को, ठीक है। सो एंडलेस वेट थ्रेड ऑफ अ सोप फिल्म। तो अगर आप देखोगे भाई साहब सोप फिल्म है, इफ वी टेक अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ अ स्टिफ वायर एंड डिप इट इनटू अ सोप, जो बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, जो लाते हैं वो, ये जो सोप फिल्म निकलता रहता है, ठीक है, और थिन सोप फिल्म इज फॉर्म ऑन द फ्रेम। तो आपको एक थिन स्लो फिल्म, ये जो फ्रेम होता है ना, देखो ये ऐसा होता है ना भाई साहब, ये ऐसा पाइप होता है ना, तो इसमें आपका एक थिन सोप फिल्म बन जाता है। ये एक सोप फिल्म पहले बनेगा, फिर आप इसको भाई साहब फुर्र करके उसको फुलाओगे, है ना। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट, इफ अ वेट एंडलेस थ्रेड लूप इज जेंटली प्लेस्ड ओवर द फिल्म इट टेक्स एनी इररेगुलर शेप। तो इसमें एक इररेगुलर शेप होगा, बट व्हेन द फिल्म इज प्रिक्ड एट द सेंटर, इसको आपने थोड़ा सा भी छुआ पट्टे से फूट जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा सा भी, ठीक है। प्रिक्ड एट द सेंटर द लूप इज स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स एंड टेक्स अ सिमेट्रिकल शेप। This is because for a given length of a circle has the maximum surface area, and so the outer liquid frame tries to occupy minimum possible area like a stretched elastic membrane. तो आपका सबसे ज़्यादा, अगर समझ लो मैंने आपको एक तार दिया
और तार में से आप स्क्वायर बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, एक तार है, ठीक है, और एक सर्कल भी बना सकते हैं। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा एरिया किस में होगा, सर्कल में, रेक्टेंगल में, या अपना स्क्वायर में? When the frame is picked, this is because of a given length of a circle has the maximum surface area. तो किसी भी गिवन लेंथ के लिए, ठीक है, देखो भाई साहब, अगर मैंने आपको एक तार दिया, जो मतलब ये तार है, अभी इस तार से आप भाई साहब एक स्क्वायर बना सकते हैं, एक भाई साहब रेक्टेंगल बना सकते हैं, एक भाई साहब रोम्बस बना सकते हैं, या आप सर्कल बना सकते हैं। तो इन सब में सबसे कम एरिया किसका होगा? एरिया ऑफ दिस, एरिया अंदर का सबसे कम एरिया होगा भाई साहब इसका, ठीक है, सर्कल का। सर्कल विल हैव द लीस्ट एरिया फॉर द एज द मैक्स, सॉरी, सर्कल विल हैव द मैक्सिमम एरिया। सर्कल का आपका मैक्सिमम एरिया होगा, सर्कल का मैक्सिमम एरिया होगा, ठीक है, सर्कल विल हैव द मैक्सिमम एरिया। और इसी मैक्सिमम एरिया को, तो देखो ये ओके, मैक्सिमम एरिया, so the outer liquid film tries to occupy minimum possible area like a stretched elastic membrane। तो अभी आप समझ लो, ये आप फूंक मार रहे हो, है ना, और ये भाई साहब आपने सोप फिल्म में डुबाया है इसको, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, सोप फिल्म जो दिखता है आपको, ये ऐसा सर्कल वाला दिखता है, उसको आपने डुबोया और ऐसे मारे भाई साहब, ठीक है। तो ये वाला क्या है? सर्कल है, मैक्सिमम एरिया है। लेकिन सरफेस टेंशन का ये क्या है? सरफेस टेंशन का टेंडेंसी क्या है? खींचना, रिड्यूस करना, है ना। तो इस मैक्सिमम एरिया को वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, और इस मैक्सिमम एरिया को रिड्यूस करने के चक्कर में एक बबल बन के निकलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो मैक्सिमम एरिया को रिड्यूस करने का अटेम्प्ट किया जाएगा, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट इट विल बेसिकली ऑक्यूपाई और रादर फॉर्म अ बबल। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट सरफेस टेंशन बेसिकली डज। ओके, रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, रेन ड्रॉप्स आपके स्फेरिकल इन शेप क्यों होते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन द रेन ड्रॉप्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज मिनिमम फॉर अ गिवन वैल्यू। ठीक है, तो आपका एक रेन ड्रॉप है जो भाई साहब आसमान से नीचे गिर रहा है, तो वो क्या करेगा? देखो, ये क्लाउड से एक ड्रॉप निकला है, ठीक है, क्लाउड से एक ड्रॉप निकला है, ये जो ड्रॉप है ये अपने सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा? ऐसे ऐसे होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इट विल बेसिकली ट्राई टू आपका मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे। तो जनरली स्फेरिकल इन शेप, ड्यू टू सरफेस टेंशन रेन ड्रॉप्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया एंड द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ स्फीयर इज मिनिमम फॉर अ गिवन वैल्यू। ठीक है, अगर आप देखोगे, देखो एक वॉल्यूम है, इसमें से आप क्या बना सकते हैं? लेट से एक सिलेंडर बना सकते हैं, एक लेट से भाई साहब आप बना सकते हैं क्यूब, ठीक है, और एक आप बना सकते हैं स्फीयर। आपको एक गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, एक गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, इनमें से आप तीनों को भी बना सकते हैं, कोन भी बना सकते हैं, लेट से, ठीक है, कोन भी बना सकते हैं। यू कैन मेक ऑल दीज फिगर्स। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का वॉल्यूम सबसे कम होगा। ठीक है, इसीलिए देखो सरफेस टेंशन का टेंडेंसी क्या है? कम से कम एरिया। ठीक है, कम से कॉन्ट्रैक्शन इज द टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का रिजल्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब कम से कम एरिया, और इन तमाम वॉल्यूम्स में इसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। इसीलिए व्हेन रेन ड्रॉप्स और वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स राइट डाउन टू द स्काई, दे विल बेसिकली फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। ज्यादा करके वो बूंदें होगी स्फेरिकल शेप की। स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल एंड लार्जर वंस टेंड टू गेट फ्लैटेंड। व्हाई? देखो, स्मॉल मर्करी का कोई ड्रॉप होगा ना तो ऐसा स्फेरिकल दिखेगा, क्योंकि उसमें भाई साहब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे विल टेंड टू अलाइन लाइक दिस। लेकिन जैसे आपने बिगर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, फोर्स small mercury droplets are spherical because the forces of surface tension tend to reduce their area to a minimum volume and a sphere has a minimum surface area। तो sphere spherical हो जाएगा वो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक बूंद मरकरी रखा तो आप देखोगे वो ऐसा स्फीयर की तरह रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो आपको दिखेगा इस तरीके का बन गया, और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आपको दिखेगा इस तरीके का बन गया। Larger drops of mercury are flattened due to larger gravitational force acting on them। बस अब larger gravitation force एक्ट करेगा तो इसको ये समझ लो ये स्फीयर बना है, अभी इसको खींचेगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे खींच रहा है तो ये वैसे वैसे ऐसे हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये स्फीयर जो है तो धीरे धीरे फ्लैटन होने लगेगा इफ यू हैपन टू इंक्रीज द वॉल्यूम। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, हेंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स डाउन एज लो एज पॉसिबल। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, अभी धीरे धीरे ये भाई साहब नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, ये फैलने लगेगा। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स फ्लैटनिंग ऑफ द लार्जर ड्रॉप्स।
पेंटिंग तो की है, तू शक्ल से पेंटर लगता है वैसे, ठीक है, एकदम एकदम गोल गोल आंखें हैं, ओके। तो द हेयर ऑफ अ पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। आपने पेंटिंग की रहेगी कभी तो, ठीक है, वाटर कलर जब आप उसको डाल रहे हैं और जैसे आप उसको निकालते हैं वो अपने आप बस अब सिमट जाता है, समझिए कि ये ब्रश जो है अभी इसको आपने रंग में डाला या पानी में डाला है तो ये ऐसे फैल जाएगा, लेकिन इसको जैसे ही बाहर निकालोगे अपने आप ऐसे सिमट जाएगा ये, ठीक है, आपको ऐसे उसको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सिमट जाएगा, ठीक है। The hair of painting brush cling together when taken out of water. This is because the water films form on them tend to contract to a minimum area. तो इसको भाई साहब मिनिमम एरिया में कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। A bug floats on water due to surface tension. बग मतलब कीड़ा, ठीक है, वाटर में फ्लोट कर रहा है जैसे आपके मच्छर के अंडे वाटर में फ्लोट करते हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंशन है। वैसे ही कोई हल्का फुल्का सा कीड़ा वाटर में अपनी स्विमिंग की वजह से नहीं फ्लोट कर रहा है, वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ दैट डिफॉर्म सरफेस गिव्स राइज टू फोर्सेस ऑफ वाटर टेंशन टेंजेंशियली। तो ये आपका बग है भाई साहब, इसमें फोर्सेस लगेंगे जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है, सरफेस टेंशन उसको फ्लोट करवा रहा है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।